कि ये सेम दवाइयाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम कर रही हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, जब ये अपना काम नहीं कर पाएँ और ये किल नहीं कर पाएँ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। कॉमन मैन कैसे समझेगा कि एएमआर डेवलप होता कैसा है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बिहाइंड इट? क्लिनिशियन लेवल पे भी माइंडफुल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अवॉइड यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन वायरल इन्फेक्शंस। क्योंकि लेमैन को तो यही लगेगा, व्हेनेवर दे आर पॉपिंग एंटीबायोटिक मेडिसिन, उन्हें लगेगा एंटीबायोटिक मैंने खाई है। मेंटल बेनिफिट्स में आइस बाथ इज नोन टू इंक्रीज डोपामिन लेवल्स बाय 2 to 2.5 टाइम्स। वेरी गुड फॉर पेशेंट्स जो किसी भी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, जिनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, एंक्शियस, कोई डिप्रेस्ड है, उसके लिए तो बहुत यूज़फुल है आइस बाथ। We all know that antibiotics have brought a revolutionary change in modern medicine. But have you ever wondered what happens when these antibiotics lack their efficacy? To know about it, we have Dr. Monica with us. She's from Jaipur and she's a microbiologist. Welcome, ma'am, to our podcast. Thank you so much for having me and giving me this opportunity, ma'am. So, ma'am, before we begin, let's have an overview about two keywords which we are going to discuss a lot in this podcast. The first one will be antimicrobials, or commonly known as antibiotics, and the second one is antimicrobial resistance, or AMR. Sure. So we'll start with what are antimicrobials. ऐसी दवाइयाँ जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम कर रही है जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट, फंगस, वायरसेस, पैरासाइट्स के अगेंस्ट, उन्हें हम एंटीमाइक्रोबियल्स बोलते हैं। फॉर द ईज ऑफ द कॉन्वर्जेशन वी आर गोइंग टू यूज द टर्म एंटीबायोटिक्स, क्योंकि कॉमन मैन को यही टर्म पता है। अब आते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे। ये क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये सेम दवाइयाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम कर रही हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, जब ये अपना काम नहीं कर पाएँ और ये किल नहीं कर पाएँ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टर्म ये होता है। And what about antimicrobials or antibiotics? दीज आर द सेम। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, कॉमन मैन उस एंटीमाइक्रोबियल्स को एंटीबायोटिक्स बोलता है, और एएमआर में अपन बेसिकली एंटीबैक्टीरियल्स से ज़्यादा डील कर रहे हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प कर रही हैं, हम उससे ज़्यादा डील कर रहे हैं क्योंकि उसी के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। वही मैम एक पैटर्न भी ऑब्जर्व हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज एएमआर ने लगभग ग्लोबली 9% जो डेथ्स हो रही है उसका रीजन बना है एएमआर। डेफिनेटली। तो उसको दिमाग में रखते हुए क्या हम ये समझ सकते हैं कि इट इज अ ग्लोबल हेल्थ थ्रेट? Yes, AMR was declared as a global public health issue by the WHO in 2019. ये टॉप 10 पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स में आता है। आप इसे कंसिडर कीजिए कि इट इज़ लाइक अ साइलेंट पैंडेमिक, जो कि ना सिर्फ हमारी जनरेशन को इफेक्ट कर रहा है, वो फ्यूचर जनरेशन्स को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ अभी काम करना बंद नहीं करी है। बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता जा रहा है, वो इन फ्यूचर भी रेजिस्टेंट ही रहेगा अगर हम इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स का इरेशनल यूज करते रहे, अननेसेसरी यूज करते रहे। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो आपने अभी बताया कि एकदम क्रिस्टल क्लियर पॉइंट हमको मिल गया है कि हाँ इसको एक स्टेटमेंट दे दिया गया है जी कि एक थ्रेट है जी, तो इस चीज से ऐसा भी रिलेशन है या नहीं है कि कोई अगर बीमार हो गया है तो उसका जो हॉस्पिटल स्टे है वो लंबा हो जाएगा अगर एएमआर डेवलप हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा है जो कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस ज्यादा करवा रहे हैं। अच्छा, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस करवा रहे हैं, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा देखा गया है। अगर कोई भी पेशेंट बीमार होता है, उसे इन्फेक्शन होता है, क्लिनिशियन उसे एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता है, पेशेंट क्लिनिकली इंप्रूव नहीं हो रहा क्योंकि एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस आ गया है ना, तो ऑफकोर्स पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बढ़ गया। ऐसे में वो पेशेंट और दूसरे इन्फेक्शंस को भी प्रोन हो जाता है, इंक्रीजिंग द मोर्टेलिटी एंड द मॉर्बिडिटी ऑफ द पेशेंट।
AMR डेवलप हो गया, ये तो हमने इजीली बोल दिया, लेकिन आप तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उसे अच्छे से समझते हैं, आपने पूरा पढ़ा है। कॉमन मैन कैसे समझेगा कि AMR डेवलप होता कैसा है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बिहाइंड इट? ओके, तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट डेवलप होने का प्राइमरी कॉज है उसका इरेशनल और अननेसेसरी यूज। जब बैक्टीरिया बार बार एंटीबायोटिक से एक्सपोज हो रहा है, इनकम्प्लीट डोजेज में एक्सपोज हो रहा है, तब वो सरवाइव करने की पूरी कोशिश करता है। उसके पास भी सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हैं। एक तो सारे बैक्टीरिया स्किल नहीं हो रहे हैं और जो बच जा रहे हैं वो ही रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बन रहे हैं। बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करता है? या तो वो जेनेटिक म्यूटेशंस कर लेता है अपने जीन्स में, या फिर वो ऐसे एंजाइम्स बना लेता है अंदर जो एंटीबायोटिक्स को किल कर देते हैं अगर एंटीबायोटिक उसमें घुसता भी है तो, या फिर इफ्लक्स पंप्स, बैक्टीरिया अपने सेल में से बाहर फेंक देता है एंटीबायोटिक्स को सो दैट दे डोंट वर्क, या फिर वो अपने आसपास वाले बैक्टीरिया से वो रेजिस्टेंट जीन्स शेयर भी कर रहा है। वो अपने साथियों को बता रहा है कि कुछ आया है जो हमें किल करने वाला है, तो आप भी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लीजिए ताकि हम सभी कलेक्टिवली सर्वाइव कर पाए। ऐसे में रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, जिनको हम सुपर बग्स भी बोलते हैं, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं। मल्टीपल एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज डेवलप हो रहे हैं। अच्छा मैम, इन सब में बहुत सारे, डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स होते होंगे जो दे लीड टुवर्ड्स AMR डेवलपमेंट। बिल्कुल। उनमें से कोई टॉप 5 फैक्टर्स अगर हम आपसे जान पाएं। So this is a community related issue. This is not happening because of one particular profession or one particular person. टॉप 5 फैक्टर्स अगर हम पेशेंट लेवल पे बात करें तो पेशेंट्स का डॉक्टर्स को फोर्स करना एंटीबायोटिक्स लिखने के लिए, जबकि वायरल इन्फेक्शन हो रखा है। आपके क्लिनिशियन को अच्छे से पता है कि कब देनी है एंटीबायोटिक और कब नहीं देनी है। दूसरा, पेशेंट्स का पूरा डोज कंप्लीट ना करना। क्लिनिशियन ने जितने दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लिखी है, जितने डोज में लिखी है, पेशेंट ठीक हो जाता है, उसे लगता है कि ओके नाउ आई एम फाइन, अब मैं दवाइयां लेना बंद कर देता हूँ इंक्लूडिंग द एंटीबायोटिक्स। तो दूसरा फैक्टर ये है कि उनका डोजेस पूरा ना करना। तीसरा फैक्टर इंडिया में मोस्ट प्रेवलेंट, कि जो फार्मासिस्ट हैं, जो हमारी दवाई की दुकानें हैं, वहां पे OTC अवेलेबल है, ओवर द काउंटर आपको एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, कोई लॉ लेजिस्लेशन कुछ भी नहीं है। मरीज बीमार होता है, वो डॉक्टर के पास जाने के बदले दवाई की दुकान पे चला जाता है और वो उनको बड़ी माइंडलेसली एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं। तीसरा है, जो क्लिनिशियंस हैं वो अगर थोड़ा सा माइंडफुल हो जाए। देखिए, हमारे पास पहले बैंडविड्थ था कि हम एंटीबायोटिक्स दे दें और हम ये कवर करके चले कि ठीक है हमें हमारा पेशेंट सिक्योर चाहिए, तो बिना कल्चर कराए, बिना सैंपल पे कल्चर कराए भी हम एंटीबायोटिक्स दे देते थे, या कल्चर की रिपोर्ट आने के बाद भी हम एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स पे कंटिन्यू करते थे। पर अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंट डेवलप होता जा रहा है और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती जा रही है। तो क्लिनिशियन लेवल पे भी माइंडफुल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अवॉइड यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन वायरल इन्फेक्शंस। एंड द फिफ्थ important cause is the use of antibiotics in lifestyle and cattle industry. 75% of global antibiotic use is in this industry, the poultry, the cattle and livestock industry. ह्यूमन बींग्स में तो हम सिर्फ 25% एंटीबायोटिक्स का यूज हो रहा है। अच्छा, तो ये भी इम्पैक्ट कर रहा है रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स डेवलप होने में। जो लोग फार्मर्स हैं, जो कैटल रेयरिंग करते हैं, वो अपनी गायों को, भैंसों को, बकरियों को, पोल्ट्री फार्म में चिकन्स को, जहाँ पे बहुत सारे चिकन्स हैं, वो प्रोफाइलैक्टिकली, ताकि उनमें इन्फेक्शन ना डेवलप हो, प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक्स लगा दे रहे हैं। वहां पे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए नहीं लगाई जा रही है, प्रिवेंशन के लिए लगाई जा रही है। अगेन इंक्रीजिंग द एक्सपोजर ऑफ एंटीबायोटिक्स टू द बैक्टीरिया। उसे फिर पता चल रहा है कि देयर इज समथिंग टू किल मी, और वो रेजिस्टेंट होता जा रहा है। ये पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैम, क्योंकि लेमैन को तो यही लगेगा व्हेनेवर दे आर पॉपिंग एंटीबायोटिक मेडिसिन, उन्हें लगेगा एंटीबायोटिक मैंने खाई है। उनको ये नहीं, दे आर टोटली अनअवेयर अबाउट इट कि जो मेरी मील है, नॉन वेजिटेरियन अगर कोई है, हाँ, वो आपकी नॉन वेजिटेरियन मील जो आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप जो एग खा रहे हो,
जो पोल्ट्री फार्म से जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्स आ रहे हैं, यू आर कंज्यूमिंग दोज एंटीबायोटिक्स और हमें पता भी नहीं चल रहा है। सो मैम, जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रही थी, मैंने एक वीडियो को देखा जिसमें जो आईसीएमआर डिपार्टमेंट की हेड है डॉक्टर वालिया, शी सेड दैट व्हेनेवर वी कंडक्ट ए मीटिंग रिगार्डिंग एएमआर डिस्कशन, हम लीडिंग जो एमएनसी हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के, उनको इनवाइट करते हैं कि आप अपने डॉक्टर्स को भेजिए ताकि हम एक अच्छा कुछ प्रिपेयर कर सकें प्रेजेंटेशन। तो जो डॉक्टर्स हैं वो लोग मोर ऑफ दे आर जस्ट सेंडिंग देयर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो लोग उनको प्ली करते हैं दैट वी प्ली यू अलॉन्ग विथ योर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आप लोग अपने फिजिशियंस को भी भेजिए हमारे पास। डेफिनेटली। वहीं से हम समझेंगे कि हमने क्लिनिशियंस की बात करी, तो हाउ कैन वी प्रिवेंट डेवलपिंग एएमआर ऑन पर्सनल बेसिस? ऑन पर्सनल लेवल आप सर्टेन मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि अगेन आप ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स खरीदना बंद कीजिए। आपके घर में जो भी एंटीबायोटिक्स पड़ी हैं एक्सेस में, प्लीज उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए, उन्हें फेंक दीजिए। दूसरी बात, जो भी कॉमन वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कॉमन कोल्ड हो रहा है, डायरिया मोस्टली वायरल कॉजेस के कारण होता है, उसके लिए आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। जो क्लिनिशियंस के लेवल पे है, जो क्लिनिशियंस कर सकते हैं वो यही है कि आप बड़ी माइंडफुली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करें। प्लीज वेट फॉर द कल्चर रिपोर्ट्स, जिन केसेस में आप वेट कर सकते हैं। पेशेंट्स को जब भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करी जा रही है बाय द क्लिनिशियन, काइंडली टेक द कंप्लीट डोज। आपको जितने दिन के लिए लिखा जा रहा है, 3 से 5 दिन जनरल होता है, जितने दिन के लिए भी लिखा जा रहा है, आप भले ठीक हो जाए, आप डोज को कंप्लीट कीजिए। ओके मैम, सो अब हम एक नए और एक अलग टॉपिक पे मूव करेंगे, बट बिफोर शिफ्टिंग ऑन इट, जो अपकमिंग डॉक्टर्स है या जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, यंग जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स, उनके लिए आपकी कोई एडवाइस हो तो जरूर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, किसी भी हैबिट को बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू किसी भी हैबिट को डेवलप करना। राइट। तो जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो अभी फील्ड में आए हैं, क्लिनिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बहुत ही केयरफुली एंटीबायोटिक्स यूज करनी चाहिए। वो तो उल्टा अवेयर होंगे कि ये एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू हो चुका है, तो आप लोग प्लीज बड़ी माइंडफुली एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब कीजिए, बिकॉज यू आर द फ्यूचर। हमें आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं। ट्रू। मैम, वी हैड अ ब्यूटीफुल चिट चैट ऑन द मेडिसिनल ट्रीटमेंट। अब हम एक डिफरेंट अप्रोच जो है हॉलिस्टिक हीलिंग, वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि होल, आप सारे एंगल्स से अप्रोच कर रहे हो अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। WHO डिफाइंस हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि आप हेल्दी इससे डिफाइन नहीं हो रहे हो कि आपको कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ ये हेल्थ नहीं है, आपकी हेल्थ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। तो हॉलिस्टिक हीलिंग में जो अप्रोचेस हैं कि आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, आप अपने स्ट्रेस लेवल्स पे काम कीजिए, इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी इन योर लाइफस्टाइल। इट इज बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस जो सस्टेन्ड हैं और जो आपको बीमारी डेवलप होने से बचाएंगे, rather than considering allopathic medicines as a magic pill। हम सोचते हैं कि ओके, हम बीमार हो गए हैं, हम एक दवाई ले लेते हैं और हम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। हम अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले रहे हैं और हम एक पिल पे रिलाय कर रहे हैं। तो अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच लें कि आप मेडिसिन का यूज तो कीजिए पर अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी भी खुद लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन हेल्थ, दैट विल लीड टू अ बेटर लाइफ, a greater and a good lifespan as well, a good quality of life. So that is holistic approach towards health. Quality of life matters a lot. Definitely. लाइफ स्पैन लंबा होगा, लेकिन अगर आप एक अनहेल्दी इंडिविजुअल है तो आपके लिए भी मुश्किल है और जो आपके सराउंडिंग में है बिल्कुल उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। ओके मैम, सो वी टॉक्ड अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस, तो लेट्स जस्ट फ्रेम ए सिनेरियो जहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। द पर्सन ए इज लिविंग ए वेरी हेल्दी लाइफ
let's say physically, mentally, emotionally, while person B is kind of a person who choose himself, या फिर ऐसा कहें कि थोड़ा lonely रहना पसंद है, isolated रहना पसंद है, and he is also not physically too much active. तो ये जो दो choices of habits हैं, will they make a significant difference in their immunity level? डेफिनेटली। देखिए मैम, हमारी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइंड है। अगर हमारी बॉडी ये कैपेसिटी रखती है कि वो बीमार हो जाए, तो आपकी बॉडी ये भी कैपेसिटी रखती है कि वो खुद को खुद से हील कर सकती है, True. प्रोवाइडेड कि आप उसे एक राइट एनवायरनमेंट दें। तो जब आपने दोनों एग्जाम्पल्स की बात करी, एक इंसान ने जो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहा है, जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जिसकी स्लीप हाइजीन अच्छी है, जो अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर रहा है, जिसकी सोशल वेलबींग अच्छी है, वो अपनी बॉडी को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जो दूसरा इंसान है हु इज ड्यू टू XYZ रीजन, वो अपनी बॉडी को ये वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका बीमार होना लिखित है। अगर आप अपनी बॉडी को एक अच्छा सराउंडिंग दे रहे हो, अच्छा खान पान दे रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो बेटर रहेगी। तो देखिए, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अगर एक सिस्टम सही रहेगा, आपका दूसरा सिस्टम सही रहेगा, आपकी इम्यूनिटी भी सही रहेगी। नाउ व्हाट आर सर्टेन फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं? आपका न्यूट्रिशन डिसाइड करता है कि आपका गट माइक्रोबायोटा कैसा होगा, ठीक है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी बेसिक सी चीज है, 40 मिनट्स का वॉक आप इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफस्टाइल में, बिल्कुल बेसिक है, ये बहुत जरूरी है आपकी बॉडी को मूविंग रखने के लिए। और एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। इससे आपके मेंटल स्ट्रेस पे भी फर्क पड़ रहा है। और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, वॉइस आउट एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आप अपनी स्लीप हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, तो ये सारे कलेक्टिव फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को भी इम्पैक्ट करेंगे। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो फिर आपकी सारी लाइफ अच्छी है। So ma'am, can you give us simple and the most common example of any disease जो कि lifestyle changes की वजह से directly impact होता है? बिल्कुल, हम एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, डायबिटीज। कॉमन मैन की लैंग्वेज में शुगर होना। तो अब ये जो डिजीज है, डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ लिख देते हैं, एंटी डायबिटिक्स लिख देते हैं। पेशेंट क्या करते हैं कि वो दवाई तो ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो एक मिठाई का पीस खा लेते हैं। उनको लगता है कि अरे मैंने तो दवाई तो ले ली है ना, ये अपना काम कर देगी, मीठा तो हम खा सकते हैं। यहीं अगर आप साथ दवाई लेने के साथ साथ आप अपने खान पान का ध्यान रखें, शुगर को आप कट कर दें, वही आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है डायबिटीज में, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। आप ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आए, आप अपना स्ट्रेस मैनेज करें, क्योंकि प्राइमरी कॉज डायबिटीज होने का स्ट्रेस है। आप अच्छे से मेडिटेट करें, अपने मेंटल वेलबींग का ध्यान रखें। तो अगर आप सब तरफ से अप्रोच लेंगे, आप बेटर होंगे। और हो भी सकता है कि आपकी दवाइयों का डोज कम हो जाए या दवाइयां छूट भी जाए। सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से आप किसी डिजीज को, आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। आप क्या खा रहे हो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके सारे सिस्टम्स पे। आप अगर फर्मेंटेड फूड ज्यादा खा रहे हो, कांजी पी रहे हो, छाछ पी रहे हो, तो आपका गट माइक्रोबायोटा अच्छा डेवलप होगा। खाने को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी अच्छी होगी, किसी भी इंफेक्शन को फाइट करने की आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड। अलॉन्ग विद दैट, आपको बॉडी मिली है तो उसे कीप मूविंग दैट बॉडी। आप कोई ना कोई बेसिक फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करिए अपने लाइफस्टाइल में, अपने नर्वस सिस्टम को शांत और काम रखिए, एंड यू विल सी द बेनिफिट्स। मैम, यू टॉक्ड अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है दैट यू आर हाईली पैशनेटेड अबाउट वन डिफरेंट टेक्निक विच इज कोल्ड वाटर बाथ इमर्जन।
हम जानना चाहेंगे ये क्या है और ये इतना ट्रेंड में कैसे आ रहा है। बिल्कुल। मैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग कोल्ड वाटर इमर्जन फॉर 3 years। इसकी शुरुआत हुई थी एथलीट्स में और ट्रेनर्स में जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। फिर बहुत सारी रिसर्चेज हुई और ये देखा गया कि आइस बाथ इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन एंड नॉट जस्ट एथलीट्स एंड ट्रेनर्स। इसको पॉपुलराइज करने में बहुत बड़ा रोल है मिस्टर विम हॉफ का। ही इज ऑल्सो नोन एज द आइस मैन। ही इज अ डच पर्सन जिन्होंने इसका प्रचार किया और इन्हीं के ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हुई और हमें ये पता चला कि अरे आइस बाथ के तो और भी एडेड बेनिफिट्स हैं एंड एवरी वन कैन डू इट एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल। अच्छा, तो इससे हमें कुछ फिजियोलॉजिकल पॉजिटिव चेंजेस मिलते हैं? हम इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं जो होते हैं जब हम आइस बाथ लेते हैं। जब आप अंदर होते हो तो जो आपकी वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती है, इसे हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में। हेंस इट इज ऑल्सो हेल्पिंग द एथलीट्स टू रिड्यूस द मसल सोरनेस। जब हम आइस बाथ में से बाहर निकल रहे हैं ये ही वेसल्स आपकी खुल जाती है जिसे हम वेजो डायलेशन बोलते हैं। हमारे टिश्यूज के पास बहुत सारा अच्छे से ब्लड सप्लाई जाता है और जो भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हुए हैं आपके टिश्यूज में, सेल्स में, वो ब्लड सारा का सारा टॉक्सिन फ्लश अवे कर देता है। तो ये तो इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए। तो मैम इसमें तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, तो क्या आप मैं हम सब कर सकते हैं? देखिए कोई भी एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो तो कर सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको केयरफुल रहना चाहिए या दे शुड अवॉइड आइस बाथ एट ऑल। जैसे कि जिनको कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस हैं, दिल की कोई बीमारी है या नसों की कोई बीमारी है, वैरिकोज वेन हो गया बहुत ज्यादा है किसी को। दूसरा हो गया जिनको रेनॉल्ड्स डिजीज है, एक बीमारी होती है जिसमें हम अगर ठंडे से एक्सपोज करते हैं तो पेरिफेरीज पे ब्लू हो जाती है, पेरिफेरीज साइनोसिस हो जाता है, बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं। रेनॉल्ड्स वालों को ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा सिवियर एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, सिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। प्रेगनेंसी, एटलीस्ट आप शुरुआत तो अपनी प्रेगनेंसी में ना करें। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो आप पानी के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम ठंडा रखें और प्रेगनेंसी में भी आप कर सकते हैं। तो जिनको कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस हैं, सिवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, रेनॉल्ड्स एंड प्रेग्नेंट women should be a little cautious about it. सो मैम लेट्स से कि कोई है जो महीना 2 महीना 3 महीना से कंटिन्यूअसली आइस वाटर इमर्जन को एक हैबिट बना चुका है, तो उसमें हमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम फिजिकल बेनिफिट से चालू करते हैं जहां से ये पॉपुलर हुआ था एथलीट्स में। पहली बात तो ये डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस में, डॉम्स में हेल्प करता है जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं। दूसरी बात, हमारे पास 2 टाइप के फैट्स होते हैं, येलो फैट और ब्राउन फैट। रिपीटेड डेलिबरेट कोल्ड वाटर इमर्जन से हमारी बॉडी में ब्राउन फैट का कंटेंट बढ़ता जाता है। येलो फैट का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, ब्राउन फैट का काम होता है एनर्जी को बर्न करना। तो ऐसे में जब ब्राउन फैट बढ़ता है हमारे अंदर, हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है, हमारी एनर्जी बर्न होती है। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु ऑल्सो वांट टू लूज वेट। एक सस्टेन्ड इफेक्ट रहेगा। येलो फैट सिर्फ कट नहीं हो रहा है, इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय अ बेटर फैट, गिविंग इट अ सस्टेन्ड इफेक्ट ऑफ वेट लॉस। तो मुझे भी अब एनरोल करना होगा। बिल्कुल। ऐसे में ही जब हम मेंटल बेनिफिट्स की बात करें तो जब भी हम कोल्ड वाटर इमर्जन कर रहे हैं, आप इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि हम हमारी बॉडी को एक माइक्रो स्ट्रेस दे रहे हैं। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। दिस इज द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ऐसे में हमारे अंदर नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की अमाउंट बढ़ जाता है। इसलिए आइस बाथ के बाद लोगों में इंक्रीज्ड अलर्टनेस, अवेयरनेस होती है। और जब आप ये माइक्रो स्ट्रेस बार बार देंगे, रिपीटेडली देंगे अपनी बॉडी को, आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन हो रहा है।
इंक्रीजिंग योर मेंटल रेजिलियंस, ताकि जब लाइफ आपको एक बड़ा स्ट्रेस थ्रो करे रियली में, तब आपका नर्वस सिस्टम और आपकी बॉडी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट. इट इज मेकिंग यू मोर रेजिलियंट. ऑल्सो mental benefits में ice bath is known to increase dopamine levels by 2 to 2.5 times. Very good for patients जो किसी भी mental illness से सफ़र कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, जिनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, एंक्शियस, कोई डिप्रेस्ड है, उसके लिए तो बहुत यूजफुल है आइस बाथ. Okay, ma'am. So there are several benefits of it. कोई एक न्यू बिगिनर है, वो कैसे आइस बाथ इमर्जन थेरेपी को अप्रोच करे या कैसे वो स्टार्ट करे? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है. देखिए, स्लोली अप्रोच कीजिए. आप एकदम से बर्फ में मत जाइए. आपको जिस भी टेम्परेचर के पानी से नहाना है आप नहा लीजिए. लास्ट में आप एक कोल्ड ब्लास्ट ले लीजिए 30 to 60 seconds का, and then slowly increase your time and exposure to the cold and see the benefits for yourself. It was very fun to talk with you, ma'am. Thank you for so coming much. to our podcast. Thank you so much for having me, ma'am.